हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं शैलेश पटेल। आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आज है क्लास थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का साइन पूछ रहा है, जिसमें ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, वार्म एंड ड्राई स्किन एंड टेकिकार्डिया। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर ब्रेडिकार्डिया की जगह टेकिकार्डिया होता है, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा और अपनी जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगी, तो उसको बोलेंगे टेकिकार्डिया। हाइपरटेंशन, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो हाइपरटेंशन नहीं होगा, उसकी जगह हाइपोटेंशन होगा। वार्म एंड ड्राई स्किन, तो वार्म एंड ड्राई स्किन न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर होता है, तो वार्म एंड ड्राई स्किन जो है वो अपने को देखने को मिलेगी न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर मिलेगा अपने को कूल एंड कामी स्किन, और टेकिकार्डिया इसका राइट आंसर है। तो इसके अंदर टेकिकार्डिया राइट आंसर है। शॉक के टाइप यदि अपन देखेंगे तो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, जिसके अंदर 3 टाइप के होते हैं, जैसे सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के टाइप है। और ऑब्स्टेटिक टाइप का एक शॉक होता है जिसमें फिजिकल ब्लॉकेज कोई यदि ब्लड फ्लो के अंदर है, या कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या फिर कार्डियक टेम्पोनेट है, तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का शॉक माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेम ऑफ द स्कोरिंग ऑफ वर्बल रेस्पॉन्स विच इज़ गिवन बिलो। जो नीचे दिए हुए हैं वर्बल रेस्पॉन्स, वो किसके अंदर देखे जाएंगे? ओरिएंटेड, कन्फ्यूजन, इनएप्रोप्रिएट वर्ड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड एंड नन। ये किसके अंदर देखा जाता है? तो ये वर्बल रेस्पॉन्स है वो ग्लास्को कॉमा स्केल के अंदर देखा जाता है। यदि आपने पढ़ा होगा ग्लास्को कॉमा स्केल GCH, तो GCH के अंदर 3 टाइप से अपन देखते हैं, EVM करके, EVM करके। ई में आई मूवमेंट को देखा जाता है, V में वर्बल, और आई वर्बल एंड मोटर रेस्पॉन्स को देखा जाता है। ठीक है। 4, 5 और 6। तो अपन इसमें वर्बल रेस्पॉन्स को देख रहे हैं, तो वर्बल रेस्पॉन्स में कितने नंबर्स होते हैं? 5 नंबर होते हैं। ठीक है। इसमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि GCH के अंदर मिनिमम यदि पूछा जाता है आपसे, तो मिनिमम नंबर कितना होता है? 3। और मैक्सिमम यदि नंबर पूछा जाता है तो आपको मैक्सिमम नंबर यदि पूछा जाता है तो 15। यदि आपको मैक्सिमम नंबर पूछा जाता है तो 15, मतलब मिनिमम नंबर ग्लास्को कॉमा स्केल के अंदर आपको 3 आएगा और मैक्सिमम 15 आएगा। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि इसके अंदर दे दिया कि GCH के अंदर मिनिमम स्कोर कितना होगा, तो ऑप्शन में 0 डाल देते हैं। तो कई बार क्या है, स्टूडेंट 0 को राइट आंसर कर लेते हैं, बट 0 नहीं होता है, क्योंकि इसका मिनिमम नंबर ही पर 1 होता है। जैसे वर्बल का लास्ट जो नंबर है वो 1 है, वैसे ही आई का यदि मूवमेंट अपन देखेंगे तो उसके अंदर भी 1 है, और मोटार का यदि रेस्पॉन्स अपन देखते हैं तो उसके अंदर भी उसका मिनिमम नंबर है वो 1 है। तो 1 1 1 यदि देखा जाएगा तो 3 होगा, मतलब मिनिमम नंबर 3 होगा। और मैक्सिमम में यदि अपन 4, 5 और 6 इन तीनों को टोटल करते हैं तो मैक्सिमम जो नंबर होगा वो होगा 15 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABG स्टैंड फॉर। ABG का फुल फॉर्म पूछ रहा है। कई बार क्या होता है कि अपन क्या है कि पहले से ही ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चंस को आपने देखा, ABG स्टैंड फॉर, तो ABG स्टैंड फॉर वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आपको उसका फुल फॉर्म ले लेना है कि आर्टियल ब्लड गैसेस। आप ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देगा। जैसे इसके अंदर ऑप्शन में लिखा हुआ है आर्टेरियल बिलिरुबिन गैस एनालिसिस, ऑटोमेटिक ब्लड गैस एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड ग्रेडियंट एनालिसिस एंड आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो पहले से ही आपको आंसर ध्यान में रखना है। यदि आंसर ध्यान में रखेंगे नहीं और ऑप्शन में चले जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आपको सारे के सारे ऑप्शन आपको पास में मिलेंगे और आप उसका आंसर गलत करके आ जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चंस अपन पढ़ते हैं, यदि आपको समझ में आ रहा है सीधा ही, तो उसका पहले आंसर दिमाग में ले लीजिए कि अच्छा क्वेश्चंस ये पूछ रहा है तो इसका आंसर ये हो सकता है। यदि आप पहले से आंसर उसका नहीं देखेंगे, आंसर दिमाग में नहीं लाएंगे और सीधा आप ऑप्शन पे चले जाएंगे, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ABG के अंदर क्या क्या देखा जाता है,
तो इसके अंदर pH देखा जाता है जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 7.35 टू 7.45, जो अपन फर्स्ट डे अपन ने जब क्लास ली थी उसके अंदर इक्वेशंस डाला था अपन ने, ठीक है। और इसके अंदर PaO2 देखा जाता है, जो ऑक्सीजन आर्टेरियल जो ऑक्सीजन होता है उसका लेवल देखा जाता है, जो 75 टू 100 mm ऑफ Hg होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg होता है। SCO3 को देखा जाता है जो 22 टू 26 MEQ पर लीटर होता है, ठीक है। और SaO2 देखा जाता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो 95 टू 100 होता है। अपन जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस यानी कि जो एसिड बेस इम्बैलेंस को पढ़ते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है ABG का। ABG का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि पेशेंट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या एसिडोसिस में है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लीकिंग ऑफ ए फ्लूइड और मेडिकेशन इनटू एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम ए पेरिफेरल इंट्रावेनस कैनुला इज़ कॉल्ड एज। क्वेश्चंस को पहले समझना है, पहले ध्यान दीजिए। इसने क्या बोला है कि लीकिंग ऑफ फ्लूइड लीक हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू में। कहाँ लीक हो रहा है? एक्स्ट्रा जो वेस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर हो रहा है। किससे हो रहा है? IV कैनुला से। पेरिफेरल इंट्रावेनस का मतलब होता है जो IV कैनुला अपन वीगो लगाते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल इंट्रावेनस, ठीक है। तो उसके अंदर यदि फ्लूइड बाहर की तरफ मतलब वस्कुलर में टिश्यू के अंदर यदि वो लीकेज हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे एक्स्ट्रावासेशन। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रावासेशन। एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है? एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि जो पार्टिकल जैसे एयर बबल्स है, फैट का कोई टिश्यू है, वो मूव कर रहा हो, किसी ब्लड आर्टरी या वेन के अंदर मूव कर रहा हो, जो मूवेबल जो फैट टिश्यू या एयर बबल्स होता है और वो आगे जाके ब्लॉकेज कर देता है, वो एम्बोलिज्म कहलाता है, ठीक है। डिकंटामिनेशन क्या होता है? किसी भी पार्ट का कंटामिनेशन करना। कंटामिनेशन का मतलब है इन्फेक्टेड और डिकंटामिनेशन का मतलब है उसको क्लीन करना। फेलिबाइटिस का मतलब क्या है? जो वेन का इन्फ्लामेशन होता है उसको फेलिबाइटिस बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली जब वीगो लगाते हैं उसमें फेलिबाइटिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, तो ये ध्यान रखना है फेलिबाइटिस क्या होता है, वेन का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्रावेनस मेडिकेशन व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन। क्वेश्चंस को पहले समझना है, आप ऑप्शन पे नहीं जाना है, पहले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि व्हेन एडमिनिस्ट्रेट, यदि जब आप दवाई को लगा रहे हैं, किसके अंदर लगा रहे हैं? इंट्रावेनस मेडिकेशन दे रहे हैं, आप IV मेडिकेशन दे रहे हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमेशा एक ही होता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन को बचाने के लिए, मतलब ऐसा कौन सा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक्शन है जो इनफिल्ट्रेशन को बचाएगा। बस दिमाग में पीछे का जो आंसर जो पूछना चाह रहा है क्वेश्चंस उस पर ध्यान देना है। उसने क्या पूछा है अपने से कि इम्पोर्टेंट ऐसा एक्शन कौन सा है, आपको कोई एक्शन लेना है जो इनफिल्ट्रेशन को बचा रहा हो, ठीक है। ऑप्शन में क्या डाला है? सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट वेन साइज एप्रोप्रिएट चेक करो, या एस्पायरेशन ऑफ ब्लड रिटर्न बिफोर इंजेक्शन लगाने से पहले ब्लड को एस्पायरेट करो, रोटेटिंग IV साइड फ्रीक्वेंटली, IV साइड को फ्रीक्वेंटली रोटेट करो, या अप्लाइंग ए वार्म कंप्रेशन टू द IV साइड पे वार्म कंप्रेशन करो। देखो वार्म कंप्रेशन हमेशा ध्यान रखना है। वार्म का मतलब होता है, वार्म क्या करेगा? ब्लड को थीन करेगा तो और ब्लड आ जाएगा, तो वार्म तो बिल्कुल नहीं करना है। ऊपर फर्स्ट में लिखा है सेलेक्ट इन द एप्रोप्रिएट वेन साइज। अब इनफिल्ट्रेशन का वेन साइज से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एस्पायरेशन फॉर ब्लड रिटर्न बिफोर इंजेक्शन, किसी भी वेन में लगाइए, आप माइनर वेन में लगाइए या मेजर वेन में लगाइए, बट जब भी आप कोई भी IV इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको रिटर्न एस्पायरेट ज़रूर करना है। एस्पायरेट करेंगे उसके अंदर ब्लड आएगा, तभी जाके उसको आपको इंजेक्शन को आगे पुश करना है ताकि वो वेन के अंदर चला जाए और इनफिल्ट्रेशन क्रिएट नहीं हो। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे IV साइट है, मतलब जहाँ आप कैनुला लगा रहे हैं, जहाँ आप इंजेक्शन पुश कर रहे हैं, उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया के अंदर
फिल्ट्रेट हो जाना, फिल्ट्रेट मतलब इकट्ठा हो जाना, तो उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं उस पर ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस है इन केस ऑफ लोकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिफेरल आईवी थेरेपी, लोकल कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है पेरिफेरल आईवी थेरेपी का, इन द फॉर्म ऑफ लोकल इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेट। देखो क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, इन केस ऑफ लोकल कॉम्प्लिकेशन, लोकल कॉम्प्लिकेशन किसका पूछ रहा है, पेरिफेरल आईवी थेरेपी का, इन फॉर्म ऑफ लोकल इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन के लिए पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेट, ऐसा कौन सा है जो उसको इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिमूव द कैनुला एंड क्लीन द साइट यूजिंग स्टेराइल टेक्निक, पूछ रहा कह रहा है इन्फेक्शन को बचाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पहला फर्स्ट बोल रहा है कि रिमूव द कैनुला एंड क्लीन साइट यूजिंग स्टेराइल टेक्निक, सही बात है। यदि आप कैनुले को रिमूव करके और क्लीन करोगे स्टेराइल साइट से तो वहाँ इन्फेक्शन नहीं होगा। इफ़ इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड रिमूव द कैथेटर, यदि आपको लगता है कि इन्फेक्शन सस्पेक्टेड आपको लगता है तो कैथेटर को रिमूव कर दीजिए, सही है, ठीक है। गेन आईवी एक्सेस एट द सेम साइड विथ द न्यू कैनुला ऑफ वाइडर गेज। अब आप खुद सोचिए, जहाँ पे कैनुला लगा हुआ है और वहीं पे इन्फेक्शन हो रखा है और उसी इन्फेक्शन साइट के ऊपर आप बड़े गेज का कैनुला लगा रहे हो, तो इन्फेक्शन को कहाँ बचा रहा है, लोकल इन्फेक्शन को कहाँ बचा रहा है, वो और लोकल इन्फेक्शन कर देगा और वहाँ घाव कर जाएगा। ऑब्टेंड ए कल्चर ऑफ फ्लूरेंट ड्रेनेज एंड कैथेटर टिप, यदि इन्फेक्शन हो रखा है लोकल जगह पे और उसका आपको जांच करना है, पता करना है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो उसका कल्चर भेजना है। पुरुलेंट का मतलब होता है कि पस जो होती है, पस टाइप का जो लिक्विड होता है उसका, या उसके ड्रेन जो कैथेटर होता है उसके टिप को आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन एब्डोमिनल सर्जरी। कोई भी एब्डोमिनल की कोई सर्जरी होती है उसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, आप क्यों लगाते हैं उसको। एंडोस्कोपी को परफॉर्म करने के लिए, डिकम्प्रेस ऑफ स्टोमक के लिए, या टू टैप एसाइटिक फ्लूइड के लिए, या टू मैनेज प्लूरल इन्फ्यूजन के लिए। तो आप देखिए प्लूरल इन्फ्यूजन कहाँ लगेगा, एब्डोमेन में तो लगेगा नहीं। प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, प्लूरल मतलब जो थोरेसिक कैविटी है, जो लंग्स है, उसका जो एक्सटर्नल जो पार्ट है उसके अंदर जो लेयर है वो प्लूरल कैविटी है। उस कैविटी के अंदर कोई इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन मतलब कोई लिक्विड फॉर्म है, उसको बाहर निकालने के लिए यदि आप कोई ट्यूब लगाते हैं तो वो प्लूरल इन्फ्यूजन को मैनेज करने के लिए जो थोरेसिक कैविटी के अंदर लगता है। नेक्स्ट दूसरा है कि टू टैप एसाइटिक फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड के लिए क्या लगेगा, एसाइटिक फ्लूइड कहाँ होता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो पेरिटोनियल कैविटी का एब्डोमिनल से कोई रिलेशन नहीं है, पेरिटोनियल कैविटी है वो आउटर साइड से लगेगा। ये लगा जाता है नेजोगैस्ट्रिक, नेजो मतलब नाक के थ्रू, गैस्ट्रो मतलब पेट, तो दोनों नेजो नाक के थ्रू मतलब नोज के थ्रू गैस्ट्रिक के अंदर जा रही है ट्यूब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा टू डिकम्प्रेस द स्टोमक, स्टोमक को डिकम्प्रेस मतलब कोई गैस्ट्रिक गैस फॉर्म हो रखी है उसको डिकम्प्रेस करने के लिए, मतलब कोई भी सर्जरी हो रही है उससे पहले उसको डिकम्प्रेस किया जाता है, तो उसके अंदर यूज़ किया जाएगा एनजी ट्यूब को। प्राइमरी फंक्शन यही है। फिर सेकेंडरी में यदि पूछा जाए तो आप उसको फ्लूइड देने के लिए भी बोल सकते हैं, मेडिकेशन देने के लिए भी बोल सकते हैं, वो आगे की बात है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन फीमेल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फर्स्ट मार्क्ड बाई, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी है तो उसके अंदर फर्स्ट जो प्यूबर्टी मतलब फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर फर्स्ट जो क्या दिखेगा, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो कहाँ से होगी, इसका P से होगा, ठीक है। फर्स्ट में आएगा थैलार्की, फिर आएगा प्यूबार्की, फिर आएगा मेनार्की। पहले आएगा थैलार्की, फिर आएगा प्यूबार्की और फिर आएगा मेनार्की। थैलार्की का मतलब होता है जो ब्रेस्ट बर्ड्स है उनका एनलार्जमेंट और एरियोला है उनका एनलार्जमेंट होना। सेकंड प्यूबार्की, प्यूबार्की मतलब प्यूबिक हेयर का आना, अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक
रीजन में, और बेनार्की का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा थैलार्की। फर्स्ट में क्या आएगा? थैलार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग गाइडलाइन एंड रेगुलेशन फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? कितनी बार इस सवाल को पूछा गया एग्ज़ाम में, कितनी बार, और कई बार कई स्टूडेंट उसको गलत करके आते हैं। होता क्या है कि आप हैं हेल्थ सेक्टर से और आपके दिमाग में सीधा पूछता है कहाँ पे? नर्सिंग काउंसिल की तरफ। आपको नर्सिंग काउंसिल या WHO की तरफ नहीं जाना है। ये पूछ क्या रहा है, पहले उस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। जैसे इसने क्या बोला है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ होगा? कहीं जंगलों में होगा, पहाड़ की साइड में होगा। उसी तरीके से यदि आप क्लाइमेट चेंज को लेके या उससे रिलेटेड सोचेंगे, मतलब वेस्ट क्या करेगा? क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाएगा, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, उसको लेके यदि सोचेंगे तो आप आंसर इसका सही कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा ही गलत होगा। कितनी बार आप रट के चले जाओ, ये रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, आपके माइंड में एक बार फिट करने वाली बातें हैं। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रेगुलेशन और गाइडलाइन को कौन फॉर्मुलेट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या करता है? तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल करता है जो BSc नर्सिंग, GNM, ANM, इनके जो सिलेबस होते हैं उसको बनाता है। सिलेबस में क्या रखना है, क्या पढ़ाना है बच्चों को, कितने साल का कौन सा कोर्स होना चाहिए, ये सब जो बताएगा वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिहेवियरल रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ए पर्सन डेवलप ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? ऐसा कौन सा बिहेवियरल जो रिस्क फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है पर्सन को क्या? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को डेवलप करने के लिए। हार्मफुल एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल कोई कंजप्ट कर रहा है तो वो, टोबैको का यूज़ कर रहा है तो, या फिजिकल इनएक्टिविटी को यूज़ कर रहा है, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक से दूसरे में फैलना। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? जो बीमारी आपने ही अपने से ही पैदा कर दी है। मान लो क्या? सेडेटरी लाइफ स्टाइल है, जैसे इस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, टोबैको का यूज़ कर रहा है, फिजिकल एक्टिव ही नहीं है, इनएक्टिविटी लिखा है। क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शन के अंदर जो वर्ड डाले हुए होते हैं ना, हमेशा एग्जामिनर क्या करता है? उन वर्डों को घुमाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अब इनएक्टिविटी पे कभी कभी ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस इतना होता है, आपका उस पर ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, तो इन ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में पूछा है तो नॉन कम्युनिकेबल में किस टाइप की डिजीज़ आती है? जैसे हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियक की कोई भी डिजीज़ है वो नॉन कम्युनिकेबल है। यदि आपको हार्ट अटैक आया है तो किसी और को तो नहीं आएगा आपकी वजह से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डायबिटिक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब आपको सेल्फ ही हो सकती, आपकी वजह से किसी और को फैल नहीं सकती, वो नॉन कम्युनिकेबल है। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। यदि आप अल्कोहल ले रहे हैं तो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है, यदि आप टोबैको का यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है, और आप यदि फिजिकली एक्टिव नहीं है तो भी आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया? हाइपरकैलेमिया का प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करके आपको हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि मेरे पास में लिखने का कोई ऑप्शन होता तो मैं अच्छे से आपको लिख के भी समझा देता। अब इसके अंदर क्या है, ये पूछ रहा है हाइपरकैलेमिया का प्राइमरी ट्रीटमेंट। यदि आपने कहीं हॉस्पिटल में काम किया है तो आपने देखा होगा DKA का ट्रीटमेंट जब करते हैं अपन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जब ट्रीटमेंट करते हैं, उस टाइम अपन पेशेंट का शुगर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पेशेंट का शुगर लेवल 250, 300, 400 तक चला जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं? इंट्रावेनस इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन ग्लूकोज के अंदर, मतलब ड्रिप के अंदर डाल करके अपन चलाते हैं। यदि जिसने काम किया होगा उनको अच्छे से पता होगा। उसका रीज़न क्या होता है? इंसुलिन चलाते हैं वो ग्लूकोज को कम करने के लिए, ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, और रेगुलर इंसुलिन को डाला जाता है। IV हमेशा ओनली रेगुलर इंसुलिन ही IV दिया जाता है, और कोई ऐसा इंसुलिन नहीं है जिसको आप IV दे सकते हैं। ठीक है, जब अपन IV इंसुलिन देते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट क्या है? कि वो पोटेशियम को कम करेगा। कैसे करेगा? इंसुलिन क्या करता है कि जो पोटेशियम ब्लड के फ्लो के अंदर है, जो वेन के अंदर है,
उसको क्या करेगा, शिफ्ट करेगा सेल के अंदर। इंसुलिन क्या करेगा, पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करेगा। तो उसमें क्या होगा, ब्लड के अंदर हाइपोकैलेमिया, वर्ड को ध्यान रखना। पोटेशियम को इंसुलिन ब्लड से उठा करके सेल के अंदर शिफ्ट करेगा, इसलिए ब्लड के अंदर पोटेशियम की कमी होगी और उसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। ठीक है। तो जब भी आपने डीके का ट्रीटमेंट करते हुए देखा होगा तो डॉक्टर हमेशा जब इंसुलिन का एक ड्रिप चल रहा होता है उसके साथ में एक केसीएल का भी ड्रिप चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इंसुलिन पोटेशियम को शिफ्ट करता है और पोटेशियम यदि कम हो गया, हाइपोकैलेमिया हो गया, तो पोटेशियम रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़, तो टेकिकार्डिया हो जाएगा पेशेंट, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग जाएगी उसको। ठीक है। इसके अंदर हाइपरकैलेमिया का पूछा है, तो हाइपरकैलेमिया मतलब अभी बताया था मैंने, हाइपरकैलेमिया इंसुलिन का साइड इफ़ेक्ट क्या बताया था, हाइपोकैलेमिया। तो अपन यदि इंसुलिन को देंगे तो वो क्या करेगा, हाइपोकैलेमिया मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट से भी एलोपैथी में ट्रीटमेंट किया जाता है। हाइपरकैलेमिया में और अपन ट्रीटमेंट के तौर पे क्या देते हैं, जैसे कि आपने साल्बुटामोल का रेस्प्यूल जो होता है अपन जिसको निम्बलाइज़र बोलते हैं, तो साल्बुटामोल का निम्बलाइज़र भी दिया जाता है। वो भी साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ही ट्रीटमेंट को यूज़ किया जाता है। के बाइंडर होता है, हाइपरकैलेमिया में काम में लिया जाता है, जो पोटेशियम को बाइंड करके एक्सक्रीट आउट करवा देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन द प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक ANTT include four underlying principles to keep in mind while performing invasive procedure. What does A in ANTT stand for? ये पूछ रहा है कि जो ANTT होता है मतलब एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक जो होता है उसके अंदर ए का मतलब क्या होता है। तो यदि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, एक्चुअली जो मैं क्वेश्चंस आपको ला के दिए हैं आज, वो मोस्ट ऑफ कल्याण सिंह जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। यदि किसी ने पेपर दिया हुआ होगा तो वो उसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हर बार नहीं पूछा जाता है, नए बार ही पूछा गया था और कई बच्चे हैं जो उसको गलत भी करके आए थे। इसमें पूछा हुआ है कि ए का मतलब क्या होता है। तो ANTT का मतलब मैं पूरा एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक जो होता है उसके अंदर 4 प्रिंसिपल बनाए गए थे। तो 4 प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल ये था कि ऑलवेज जो हैंड है वो क्लीन रखना चाहिए, मतलब ऑलवेज वॉश हैंड इफ़ेक्टिवली, आपको हैंड को इफ़ेक्टिवली वॉश करना है। एन का मतलब होता है नेवर कंटामिन, मतलब जो भी की पार्ट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, उनके जो की पार्ट्स होते हैं उनको आपको कंटामिनेट नहीं करना है। और पेशेंट जो पेशेंट की ससेप्टिबल जो साइट होती है उनको भी इफेक्ट आपको कंटामिनेटेड नहीं करनी है। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टच नॉन की पार्ट ऑफ इक्विपमेंट विथ कॉन्फिडेंस, मतलब उस पार्ट को टच करना है आपको जो नॉन की पार्ट्स हैं। ठीक है। की पार्ट्स का मतलब होता है ऐसा पार्ट ना जो आपको यूज़ करना है, मतलब यूज़ करना है, उस पार्ट को नहीं यूज़ आपको टच करना है। जैसे मान लो आपको कोई पेशेंट को टच करना है, कोई चीज़ टच करनी है, तो वो जो टच होगी पेशेंट को ना, उस पार्ट को आपको टच नहीं करना है, उसके बैक साइड वाले एरिया को आपको टच करना है, ये कहना चाह रहा है आगे का। ठीक है। और लास्ट टी का मतलब होता है कि टेक अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल प्रिकॉशन लेना है आपको। इसका आंसर अपने को जाएगा ऑलवेज वॉश हैंड इफेक्टिवली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ पैलेटिव केयर। पैलेटिव केयर का मतलब क्या है। पहले एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस रहता था, अब तो बहुत कम कर दिया है, बट कभी भी पूछा जा सकता है, NHM वगैरह में भी पूछा जा सकता है, एम्स भी पूछता था। मीन ऑफ पैलेटिव केयर, पैलेटिव केयर का मतलब क्या। पैलेटिव केयर का मतलब यदि आप सेकेंडरी देखेंगे तो पैलेटिव का मतलब होता है जो एंड लाइफ केयर होती है। एंड लाइफ केयर मतलब जैसे कैंसर का कोई पेशेंट है, वो लास्ट स्टेज में, अब उस कैंसर को तो रिकवर नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं, पेन को रिलीव कर सकते हैं। वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगा सकते हैं, पेन हो रहा है तो पेन किलर दे सकते हैं, या उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है। इसका आंसर जाएगा पेन एंड रिलीफ सिम्टम।
लास्ट क्वेश्चन है, एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड केशन फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यदि पिल्स कोई ले रहा है तो उसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब किस पेशेंट को नहीं देना है। दोनों बताता हूँ, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं देना है। कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होता है वो फ़ायदा भी करता है, नुकसान भी करती है। फ़ायदा क्या करता है, नुकसान क्या करता है, दोनों बताता हूँ। यदि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर, मतलब सर्विक्स और ब्रेस्ट ये दोनों का यदि कैंसर है पेशेंट को, तो आपको ओरल पिल्स नहीं देना है। यदि कैंसर ऑफ ब्रेस्ट है और यदि सर्विक्स का कैंसर है तो दोनों को नहीं देना है। दे किस में सकते हैं, दे उसमें सकते हैं जिसमें ओवेरियन कैंसर। यदि ओवेरियन कैंसर का पेशेंट है, सीए का पेशेंट है, यदि ओवेरियन सीए का पेशेंट है तो उसको दे सकते हैं आप। ठीक है, ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। ओवेरियन कैंसर में एज ए ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जा सकता है। तो आपको सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर में नहीं देना है ओरल पिल्स। और जो ओरल पिल ले रहा है उनको ये सीए होने का खतरा भी रहता है, ब्रेस्ट और सर्विक्स का। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे के सारे वीडियो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।